नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम फरवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। मैंने पिछले महीने से ये सीरीज की शुरुआत करी थी। जनवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। और पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने शेयर कर दी है। और इस महीने के करंट अफेयर्स जो है इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक बार वहां पे जाके जरूर चेक करिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिएगा और मेरे चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे फरवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर होंगे और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम अच्छे से विस्तार से भी कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। हु हैज बीन स्worn इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अच्छा सुनिए, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश नहीं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं सवाल को दोहराऊंगा, तो इसलिए आपने चिंता नहीं करनी है अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम से है तो। अभी हाल ही में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो हमारे भारत की कैपिटल भी है, उसकी नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो कौन बनी है? रेखा गुप्ता जी बनी है। ये है रेखा गुप्ता जो हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर बनी हैं। अब यहाँ पे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के वीके सक्सेना, उन्होंने इन्हें ओथ ऑफ ऑफिस और सीक्रेसी एडमिनिस्टर करी, यानी कि इन्हें शपथ दिलाई। रेखा गुप्ता जो हैं वो चौथी महिला चीफ मिनिस्टर बनी हैं दिल्ली की। तो इनसे पहले 3 और महिला चीफ मिनिस्टर दिल्ली की रही हैं। कौन कौन रही हैं? सुषमा स्वराज जी रही हैं मात्र 52 डेज के लिए। फिर शीला दीक्षित, इनका कार्यकाल काफ़ी लंबा था, 1998 से 2013 तक। फिर आतिशी मारलेना सिंह रही हैं, यह आम आदमी पार्टी की रही। जब आप सब जानते हैं केजरीवाल जी को जेल हुई थी तब ये मुख्यमंत्री बनी, तो ये इंटरिम मुख्यमंत्री थी। और फिर चौथी बनी है रेखा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीज द डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट ऑन 13 फरवरी 2025। 13 फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज करी? तो प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल हैं जिन्होंने डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट को रिलीज किया। हु लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सृजनम। अब यहाँ पे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए भारत का पहला इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, इसका नाम क्या है? तो सृजनम इसका नाम है। और अभी इसको लॉन्च किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसको लॉन्च किया है। ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिन्होंने अभी हाल ही में भारत का पहला इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जिसका नाम है सृजनम, इसे लॉन्च किया है। विच ऐप इज द रेलवे मिनिस्ट्री प्लानिंग टू लॉन्च एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से वो कौन सी ऐप है जिसे एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह रेलवे मिनिस्ट्री प्लान कर रही है लॉन्च करने के लिए? तो नाम है सुपर ऐप। ये सुपर ऐप एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा जो कि रेलवे मिनिस्ट्री प्लान कर रही है लॉन्च करने के लिए। बात है रेलवे मिनिस्ट्री की। देखिए, रेलवे की पूरी हिस्ट्री को अंग्रेजों के समय से लेकर अभी तक की जितनी भी हिस्ट्री है, लॉन्गेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट, सब चीज़ों को मैंने अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा। अगर आप किसी रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने कवर किया है, आपको देख के काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और वैसे भी अगर आपको इंडियन रेलवेज में इंटरेस्ट है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी एग्जामिनेशन के लिए भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑर्गेनाइजिंग द डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ इनिशिएटिव। ये एक इनिशिएटिव है, ऑर्गन को डोनेट करो और जिंदगियां बचाओ। इसको निम्नलिखित में से किसने ऑर्गेनाइज किया है? तो इसको बीसीसीआई ने ऑर्गेनाइज किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेयर विल द ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 बी हेल्ड। 2027 की ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स कहाँ पे होंगी? तो रियाद सऊदी अरेबिया में होगी। रियाद कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में है। तो सऊदी अरेबिया में, या टू बी प्रिसाइज रियाद में, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 होने वाली हैं। हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत का नया इलेक्शन कमिश्नर अभी कौन बने हैं? तो विवेक जोशी नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। ये हैं विवेक जोशी जो कि नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं इंडिया के। अब यहाँ पे बात आई इलेक्शन कमीशन की। इंडिया के 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? वो थे इलेक्शन कमिश्नर, ये हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार, ये हैं ज्ञानेश कुमार जो कि भारत के 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। व्हाट वाज इंडियाज जीएसटी कलेक्शन इन जनवरी 2025। जनवरी 2025 में भारत की जीएसटी कलेक्शन कितनी थी? गुड एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये थी 1.96 लाख करोड़। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जनवरी 2025 में भारत की जीएसटी कलेक्शन थी 1.96 लाख करोड़ रुपीस। और ये ईयर और ईयर ग्रोथ की बात करें तो 12.3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बताता है, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमें राइज देखने को मिला है, इसलिए जीएसटी कलेक्शन में भी हमें काफ़ी राइज देखने को मिला। अगर हम यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज से जो रेवेन्यू हुआ है उसकी बात करें तो 1.47 लाख करोड़ यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का रेवेन्यू है, जो कि 10.4% बनता है। हालांकि अगर टैक्स रेवेन्यू की बात करें इम्पोर्टेड गुड्स के तो वो भी 19.8% तक इंक्रीज हुआ है। और अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो 48,382 करोड़ रुपीज़ ये बनता है। व्हाट इज द न्यू डेडलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एलसीआर लिक्विडिटी कवरेज रेशो एंड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नॉर्म्स। तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नॉर्म्स और जो लिक्विडिटी
कवरेज रेशियो है, इसको इम्प्लीमेंट करने की नई डेडलाइन कौन से रखी गई है? तो मार्च 31 2026 ये है नई डेडलाइन LCR लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नॉर्म्स इनको इम्प्लीमेंट करने की। According to the World Gold Council report, how much did India's gold investment demand reach in 2024? 2024 में भारत की गोल्ड इन्वेस्टमेंट डिमांड कहाँ तक पहुँची, कितनी पहुँच गई है, कितने टन पहुँच गई है? WGC वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, 185 टन तक हमारे भारत की गोल्ड इन्वेस्टमेंट डिमांड पहुँच गई है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के मुताबिक। अब देखिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो है भारत में 2024 में 60% का इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है। 2023 के कंपैरिजन में $18 बिलियन 1.5 लाख करोड़ तक ये पहुंच गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है इसकी रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड है वो 239 टन्स तक यहाँ पे देखने को मिली है, जो कि हाईएस्ट है 2013 से। और यहाँ पे 2023 के कंपैरिजन में 185 टन्स यानी कि 29% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है। 239 टन्स में अगर हम बात करें तो कंट्री की जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट है उसका जो 20% वो इस कैटेगरी में ग्लोबल डिमांड में आता है, जो कि 2024 में 1180 टन था। वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो गोल्ड की डिमांड 25% वर्ल्ड वाइड इंक्रीज हुई है। विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज? जो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है। ये है सफाई कर्मचारी। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। विच ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल? ODI क्रिकेट से निम्नलिखित में से कौन से वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस किया है? तो राइट आंसर है मार्कस स्टोइनिस। ये है मार्कस स्टोइनिस जिन्होंने अभी हाल ही में ODI से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इन विच ईयर वॉज नेशनल डी वॉर्मिंग डे फर्स्ट लॉन्च्ड इन इंडिया? नेशनल डी वॉर्मिंग डे, वॉर्म्स क्या होते हैं? छोटे छोटे जो कीड़े पड़ जाते हैं ना पेट में कीड़े आ जाते हैं तो उनको खत्म करना, डी वॉर्मिंग। तो नेशनल डी वॉर्मिंग डे सबसे पहले भारत में कब लॉन्च हुआ था? तो 2015 में सबसे पहले नेशनल डी वॉर्मिंग डे लॉन्च हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी 10 फरवरी हर साल जो है ये नेशनल डी वॉर्मिंग डे 10 फरवरी को मनाया जाता है। सीधा सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। अब जो वॉर्म्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज बच्चों में कॉज कर सकते हैं। अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो वो लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी अच्छी हेल्थ नहीं रहेगी, बच्चे बीमार होते रहेंगे। अब बीमार ही रहेंगे तो फिर पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे, तो एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी और ओवरऑल वेलबींग में प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए डी वॉर्मिंग ज़रूरी है। अस्पतालों में कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं जो बच्चों को खिलाई जाती हैं और फिर बच्चों की डी वॉर्मिंग हो जाती है, यानी कि जो वॉर्म्स हैं वो मर जाते हैं। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 241 मिलियन चिल्ड्रन हैं, ज़्यादातर 1 से 14 साल की उम्र के, जिनमें पैरासिटिक इंटेस्टाइनल वॉर्म्स का रिस्क बना रहता है। इंटेस्टाइन होता है ना, इंटेस्टाइन में वॉर्म्स आ जाते हैं। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इनमें वॉर्म आ जाते हैं। बात अगर इंटेस्टाइन की हो रही है तो आपको पता होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक्चुअली में लेंथ में बड़ा होता है और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो लेंथ में छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड पल्सिस डे 2025 ऑब्जर्व? निम्नलिखित में से वो कौन सी तारीख है जब वर्ल्ड पल्सिस डे मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को हर साल वर्ल्ड पल्सिस डे मनाया जाता है। ये हैं पल्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रोटीन का रिच सोर्स होती हैं। 10 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड पल्सिस डे। अब देखिए 20 दिसंबर 2018 को जनरल असेंबली जो थी उसने प्रोक्लेम किया था कि फरवरी 10 को वर्ल्ड पल्सिस डे मनाया जाएगा एक रेजोल्यूशन के माध्यम से। इस दिन को 2019 से एक ग्लोबल इवेंट की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है और कई ऐसे मेंबर कंट्रीज़ हैं, कई ऐसे देश हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। इन फरवरी 2025 विच कंपनी हैज़ पेटीएम पार्टनर विद टू एक्सपैंड इट्स ट्रैवल सर्विसेज? अपनी ट्रैवल सर्विसेज को एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए पेटीएम जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके साथ पार्टनर किया है? तो अगोड़ा के साथ पार्टनर किया है। अगोड़ा की आपने काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट भी टीवी में देखी होगी। तो ये अगोड़ा और पेटीएम जो हैं अब ये पार्टनर बन चुके हैं अपने ट्रैवल सर्विसेज को एक्सपैंड करने के लिए। व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस एंड सेफर इंटरनेट डे ऑब्जर्व्ड? निम्नलिखित में से वो कौन सी तारीख है जब इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस और सेफर इंटरनेट डे ये मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस एंड सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साम नुजोमा हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95 वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? साम नुजोमा एक व्यक्ति हैं, अभी इनकी मृत्यु हुई है 95 ईयर्स की उम्र में। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से देश के प्रेसिडेंट थे? तो ये नामीबिया के प्रेसिडेंट थे। ये हैं साम नुजोमा, इनकी अभी 95 ईयर्स की एज में डेथ हुई है। नमीबिया के ये प्रेसिडेंट थे। नमीबिया की कैपिटल क्या है? विंडहूक नमीबिया की कैपिटल है।
ग्यालो थोंडुप, who recently passed away at the age of 97, was the elder brother of which prominent spiritual leader? निम्नलिखित में से वो कौन से prominent spiritual leader हैं जिनके elder brother थे ग्यालो थोंडुप, जिनकी अभी हाल ही में 97 ईयर्स की एज में मृत्यु हुई है? तो दलाई लामा, ये तिब्बतियन जो धर्मगुरु हैं दलाई लामा, इनके बड़े भाई थे ग्यालो थोंडुप। ये हैं ग्यालो थोंडुप, इनकी अभी हाल ही में 97 ईयर्स की एज में मृत्यु हुई है। और ये किसके बड़े भाई हैं? ये दलाई लामा जी के बड़े भाई हैं, जो कि तिब्बतियन लीडर हैं। चाइना में जब कम्युनिस्ट पार्टी का राज आया, शासन आया, और तिब्बत के ऊपर जब उन्होंने अपना पूरा एक अधिकार कर लिया, हमला किया और फिर उसको अपने चाइना के अंडर ले लिया, तो वहाँ पे उस समय दलाई लामा थे जो भागकर भारत में आए थे, और हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने इन्हें शरण दी थी। और अभी ये भारत के हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला एक जगह है, वहाँ पे काफ़ी तिब्बतियंस रहते हैं, और उसको दलाई लामा की सीट भी कहा जाता है। हालांकि ये काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ में भी जाते रहते हैं। व्हाट इज़ द मेजर फेस्टिवल ऑफ द मिसिंग ट्राइब रिसेंटली इन द न्यूज़? मिसिंग ट्राइब अभी हाल ही में काफ़ी खबरों में थी, तो इसका एक मेजर फेस्टिवल कौन है? तो अली आई लिगांग। ये अली आई लिगांग जो है ये मेजर फेस्टिवल है मिसिंग ट्राइब का। अब ये मिसिंग ट्राइब जो है ये लार्जेस्ट इंडिजिनस कम्युनिटी है असम की। तो ये पूछा जा सकता है कि बताओ भैया मिसिंग ट्राइब जो है ये लार्जेस्ट इंडिजिनस कम्युनिटी कौन सी स्टेट की है? तो असम की है। ये एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक स्टेट है। हेमंत विश्व शर्मा इसके चीफ मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने मिसिंग ट्राइब ने अभी हाल ही में अली आई लिगांग फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है। मिसिंग पीपल जो है, मिसिंग ट्राइब के लोग, ये तानी इथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं और ये तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ये ज़्यादातर असम और अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। इसके अलावा ये तिब्बत में भी पाए जाते हैं। अंडर द AI फॉर इंटर्नशिप इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाउ मेनी लाख यूथ्स आर टारगेटेड टू बी ट्रेंड? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव इसकी शुरुआत करी है। इसके तहत कितने लाख जो युवा हैं उन्हें ट्रेन किया जाएगा? तो 1 लाख युवाओं को ट्रेन किया जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। गवर्नमेंट ने ये जो इंटेल इंडिया है इसके साथ मिलके कोलैबोरेट करके AI फॉर इंटर्नशिप इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया है, जहां पे 1 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेन किया जाएगा 2025 तक, और उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को जनरेट किया जाएगा। ये जो इनिशिएटिव है ये एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजी का पार्ट है, ताकि स्किल डेवलपमेंट को इन्हेंस किया जा सके और इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके हमारे जो युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं पूरे भारत में उनके बीच में। व्हाट इज़ द pledge release for पे इन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय सेबी इंटेंडेड टू डू? सेबी ने अभी एक प्लेज रिलीज्ड फॉर पे इन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया ताकि ऑटोमेटिक अनप्लेजिंग और सेटलमेंट जो है उसको अलो किया जा सके, ताकि जो मैनुअल इंटरवेंशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर आरबीआई इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन कोटक महिंद्रा बैंक? अब आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, अभी हाल ही में ये रिस्ट्रिक्शंस हटा ली गई हैं। इसमें से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटा ली गई हैं। सवाल ये है कि आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई थी? तो आईटी और साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। रिसेंटली एशियाज फर्स्ट एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट इली अनवील्ड इन बेंगलुरु, विच इंडियन एक्टर हैज़ वॉइस्ड इली? तो अभी एशिया का पहला एनीमेट्रॉनिक एलिफेंट जिसका नाम रखा गया है इली, ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ भैया एशिया का पहला एनीमेट्रॉनिक एलिफेंट का क्या नाम है? इली नाम है। कहाँ इनवील किया गया है? बेंगलोर में। अब यहाँ सवाल आपसे पूछा गया है कि ये जो इली है, ये जो एशिया का पहला एनीमेट्रॉनिक एलिफेंट है, इसको वॉइस किसने दी है? तो इसे वॉइस किसने दी है? इसको वॉइस दी है बॉलीवुड की दीवा ने, दिया मिर्ज़ा ने। ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। ये है दिया मिर्ज़ा, और ये जो आपका एलिफेंट दिख रहा है ये है एशिया का फर्स्ट एनीमेट्रॉनिक एलिफेंट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इली। तो इसको कहाँ पे इनवील किया गया है? बेंगलुरु में। इसको वॉइस किसने दी है? इली ने, और इसे पेटा इंडिया के द्वारा क्रिएट किया गया है। अब इसको क्यों क्रिएट किया गया है? ताकि बच्चों को एजुकेट किया जा सके जो एलिफेंट कैप्टिविटी में रहते हैं, जिनको बांध के रखा जाता है, उनकी क्या क्या हार्श रियलिटीज़ होती हैं, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कैप्टिविटी में जो एलिफेंट्स होते हैं उन्हें फेस करनी पड़ती है। और इसके साथ साथ बच्चों के अंदर एनिमल्स के प्रति कंपैशन जो है उसको प्रमोट करना भी इसका एक एम है। इंट्रोड्यूस इसे किया गया है बेंगलुरु में। अब ये किसके अंडर किया गया है? पेटा इंडिया के कंपैशनेट सिटीजन प्रोग्राम के अंडर किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत 2 लाख से ज़्यादा स्कूल्स में 93 मिलियन बच्चों तक भारत में ऑलरेडी पेटा पहुंच चुका है। इन विच स्पोर्टिंग इवेंट डिड सचिन यादव विन द गोल्ड मेडल एट द 38th नेशनल गेम्स? अभी 38 नेशनल गेम्स में कौन सा ऐसा इवेंट था जिसमें सचिन यादव ने गोल्ड मेडल जीता है? तो राइट आंसर क्या है? जैवलिन थ्रो।
जेवलिन थ्रो में सचिन यादव ने गोल्ड मेडल जीता है। ये हैं सचिन यादव, इन्होंने अभी हाल ही में 38th नेशनल गेम्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। और ये हुआ कहाँ पे? गंगा एथलेटिक स्टेडियम, जो कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर द टर्म 2025-26। 2025-26 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? इसके प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं CA चरणजोत सिंह नंदा। चरणजोत सिंह नंदा अभी हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं 25-26 टर्म के लिए, और ये ICAI के 73rd प्रेसिडेंट हैं, 73वें प्रेसिडेंट हैं। अब प्रेसिडेंट के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए, तो उनका वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है? CA प्रसन्ना कुमार डी। तो ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं ICAI के, और प्रेसिडेंट कौन बने हैं? CA चंद्रजोत सिंह नंदा। Which Indian cricketer has been announced as one of the official event ambassador for the ICC Champions Trophy 2025? हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत ने ICC की चैंपियन ट्रॉफी अभी जीती है। आप सारों ने इसको अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया ही होगा। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऑफिशियल इवेंट एम्बेसडर कौन थे? तो कौन थे? शिखर धवन, इनको गब्बर भी बोला जाता है। तो गब्बर जो है शिखर धवन, वो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऑफिशियल इवेंट एम्बेसडर थे। How many Indian families were included in Bloomberg's टॉप 20 रिचेस्ट फैमिलीज इन एशिया? ब्लूमबर्ग ने अभी हाल ही में टॉप 20 रिचेस्ट फैमिलीज इन एशिया, इसकी लिस्ट जो है वो जारी करी है। इनमें से कितने इंडियन फैमिलीज इस लिस्ट में हैं? तो 6 इंडियन फैमिलीज इस लिस्ट में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज सेट टू परचेज इंडियाज आकाश शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम फॉर 200 मिलियन? तो 200 मिलियन डॉलर्स में अभी हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा वो देश है जो भारत की आकाश शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम को खरीदेगा? तो फिलीपाइंस खरीदेगा। ये है फिलीपाइन का झंडा। फिलीपाइन वो देश है जो भारत से आकाश शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम को खरीदने वाला है 200 मिलियन डॉलर्स में। देखिए, आकाश मिसाइल सिस्टम जो है इसको DRDO ने बनाया है। इसकी रेंज जो है वो 25 किलोमीटर्स है। फिलीपाइंस इसको 200 मिलियन डॉलर्स में खरीदेगा। क्यों खरीद रहा है? क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना का खतरा है, तो इसलिए फिलीपाइन जो है वो ये आकाश मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है। ये देखिए, साउथ चाइना सी में जो टेंशन बढ़ रही है चाइना के साथ, उसके लिए ये खरीदेगा। अब यहाँ पे कितनी मिसाइल सिस्टम को खरीदेगा, कितने रडार सिस्टम को खरीदेगा, इसको डिस्क्लोज अभी तक नहीं किया गया है। अब देखिए, ये फिलीपाइंस के द्वारा दूसरी मेजर डिफेंस एक्सपोर्ट होने वाली है। इससे पहले 375 मिलियन डॉलर्स में ब्रह्मोस मिसाइल की डील भी हुई थी 2022 में फिलीपाइंस और इंडिया के बीच में, और अभी आकाश शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम को ये खरीदने वाला है। Why did the Reserve Bank of India impose penalties on Ujjivan Small Finance Bank and Nainital Bank? ये दो बैंक हैं, Ujjivan Small Finance Bank and Nainital Bank। इन दोनों के ऊपर RBI ने अभी पेनल्टीज़ को इम्पोज किया है। सवाल है कि क्यों किया है? क्योंकि जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं इनके साथ ये कंप्लाइंस नहीं कर रहे हैं। फॉर नॉन कंप्लाइंस विद रेगुलेटरी नॉर्म्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच इंडियन स्टेट इंप्लीमेंटेड द भूधार सिस्टम? भूधार सिस्टम को निम्नलिखित में से कौन सी वो स्टेट है जिसने इंप्लीमेंट किया है? तो आंध्र प्रदेश ने इंप्लीमेंट किया है। इसको 2018 में लॉन्च किया गया था, और यहाँ पे 11 डिजिट का यूनिक नंबर जो है वो हर लैंड पार्सल को दिया जाएगा आंध्र प्रदेश स्टेट में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे इससे होगा क्या? इससे क्या होगा? डिस्प्यूट्स पे रिड्यूस हो जाएंगे, और जो लैंड के मैनेजमेंट है उसे भी स्ट्रीमलाइन करने में यह मदद करेगा। रिसेंटली इंडिया होस्टेड द फर्स्ट एवर रीजनल डायलॉग ऑन ग्लोबल कोalition फॉर सोशल जस्टिस इन न्यू दिल्ली। विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस? तो अभी हाल ही में भारत ने न्यू दिल्ली में पहला रीजनल डायलॉग ऑन ग्लोबल कोalition फॉर सोशल जस्टिस इसको होस्ट किया। सवाल है कि इसको निम्नलिखित में से कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया? तो इसको लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया। What is the maximum altitude range of the very short range air defense V-SHORAD system? V-SHORAD सिस्टम को अभी हाल ही में DRDO ने बनाया है। इसकी मैक्सिमम एल्टीट्यूड रेंज कितनी है? तो 12,000 फीट इसकी मैक्सिमम एल्टीट्यूड रेंज है। इसको DRDO ने सक्सेसफुली 3 फ्लाइट टेस्ट जो हैं इसके वो कंडक्ट किए हैं। कहाँ पे? चांदीपुर के कोस्ट पे ओडिशा में। कब किए? 1 फरवरी 2025 में। ये टेस्ट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि सिस्टम की जो एबिलिटी है हाई स्पीड लो एल्टीट्यूड टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने की, इंक्लूडिंग ड्रोन्स, ये ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। अब यहाँ पे 250 मीटर से 6000 मीटर्स तक की रेंज है इसकी, और मैक्सिमम 12,000 फीट के एल्टीट्यूड तक में ये ऑपरेट कर सकता है। इन विच कंट्री वॉज द स्टैचू ऑफ तमिल पोइट एंड फिलोसोफर थिरुवल्लुवर रिसेंटली अनवील्ड? निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जहाँ पे तमिल पोइट और फिलोसोफर थे
थिरुवल्लुवर, इनका स्टैचू अभी हाल ही में अनवील हुआ है, तो फिलीपाइंस में हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये जो आपको देख रहे हैं ये हैं वो तमिल पोइट और फिलोसोफर थिरुवल्लुवर, जिनका स्टैचू अभी हाल ही में फिलीपाइंस में अनवील हुआ है। अभी यहाँ पे ये जो इवेंट है जहाँ पे इस स्टैचू को अनवील किया गया, ये हमारे भारत और फिलीपाइंस के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 साल को सेलिब्रेट करता है। वेयर इज़ द 5th मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो बीइंग कंडक्टेड, निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जहाँ पे कोमोडो जो कि मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है ये 5th टाइम कंडक्ट की गई, तो ये इंडोनेशिया में कंडक्ट की गई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडोनेशिया में 5th मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो को कंडक्ट किया गया। अभी यहाँ पे 16 फरवरी को ये इंडोनेशिया में बाली में कमेंस हुई। इस एक्सरसाइज में 39 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे देश भी थे। 34 फॉरेन वॉरशिप्स थी और 18 इंडोनेशियन नेवल वेसल्स थी। अब इसकी थीम क्या थी कोमोडो की? कोमोडो जो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज थी, इसकी थीम क्या थी? थीम थी मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। ये इसकी थीम थी, पूछी जा सकती है, ध्यान में रखिएगा। हु वॉन द आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप टाइटल? आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। गर्व की बात है हमारे लिए, आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप अभी हाल ही में जीता है और ये लगातार दूसरी बार 2nd कंसेक्यूटिव टाइम जीता है। इसका फाइनल हुआ था कुआलालंपुर में, जहाँ पे इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से, ये बहुत बड़ी बात है, 9 विकेट से डिफीट किया। और यहाँ पे कैप्टनसी किसकी थी? निकी प्रसाद की। और यहाँ पे गोंगादी त्रिशा ने 44 रन्स बनाए और 3 विकेट्स लिए। इसके साथ साथ सनिका चलके जो थे वो अनबीटन रही 26 रन में। हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ ऑनरी नाइटहुड इन द यूके यूनाइटेड किंगडम में ऑनरी नाइटहुड निम्नलिखित में से किन्हें मिला है? तो एन चंद्रशेखरन जी को मिला है। ये हैं एन चंद्रशेखरन, इन्हें अभी हाल ही में यूके में टाइटल ऑफ ऑनरी नाइटहुड मिला है। एन चंद्रशेखरन जो है ये चेयरमैन है टाटा ग्रुप के और इन्हें अभी हाल ही में यह ऑनररी नाइटहुड जो है यूके में मिला है और ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन को बताता है यूके और इंडिया के ट्रेड रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने में इनका जो योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट एवर रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस इन न्यू दिल्ली? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस रिसेंटली इनॉग्रेटेड? अभी हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे हुई है? तो ये बेंगलुरु में हुई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये 10th इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस थी जिसको आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर ने अभी हाल ही में होस्ट किया है और कहाँ पे? बेंगलुरु में। आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर, ये आर्ट ऑफ लिविंग किसका है? ये श्री श्री रविशंकर जी का है। अब इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं और चेंज मेकर्स हैं उन सारों को एक जगह लाया गया और ये डिस्कस किया गया कि महिलाओं को एम्पावर कैसे किया जाए और सोशल प्रोग्रेस जो है उसको कैसे बढ़ाया जाए। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ अजमेर फोय सागर लेक? अजमेर का जो फोय सागर लेक है इसका नया नाम क्या है? तो वरुण सागर इसका नया नाम अभी रखा गया है। राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में फोय सागर लेक का नाम बदल के वरुण सागर जो है वो कर दिया है। कॉलोनियल ईरा के जो अंग्रेजों के समय के नाम है उनको बदल के अब ये अपने भारतीय नाम जो है वो देना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक घाट और लॉर्ड वरुण जी का स्टैचू भी बनाने की प्लानिंग हो रही है ताकि इसको एक नई आइडेंटिटी दी जा सके। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन इन अजमेर? अजमेर में एक किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन है, इसका नाम क्या है अभी नया? तो महर्षि दयानंद विश्रांत गृह इसका नाम रखा गया है। तो यहाँ पे किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन जो है इसका भी रीनेम कर दिया गया है महर्षि दयानंद विश्रांत गृह के नाम पे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ एरो इंडिया 2025? एरो इंडिया 2025 की थीम क्या थी? तो रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, ये थीम थी एरो इंडिया 2025 की। ये एग्जीबिशन हुआ बेंगलुरु में, 15th एडिशन था ये एशिया का टॉप एरोस्पेस एग्जीबिशन है एरो इंडिया और इसका 15th एडिशन था 2025 में। बेंगलुरु में ये येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन में कमेंस हुआ है और इसका फोकस क्या था? आत्मनिर्भर भारत। ग्लोबल लीडरशिप की प्रेजेंस की बात करें तो इस शो में 26 डिफेंस मिनिस्टर्स आए थे, 118 सीईओज आए थे जहाँ पे 59 फॉरेन फर्म्स के थे और यहाँ पे एयर चीफ भी आए थे 43 कंट्रीज़ के। अब यहाँ पे एयर डिस्प्ले भी किया गया रशिया के Su-57 का, यूएस के F-35 का और भारत के टॉप एयरक्राफ्ट जो थे उन्होंने अपने एरियल मैनोवर्स को यहाँ पे शोकेस किया है। फॉर विच बुक वॉज चमन अरोड़ा पोस्टुमसली? पोस्टुमसली का मतलब होता है मरणोपरांत, तो मरने के बाद। अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024। तो चमन अरोड़ा जी को अभी हाल ही में 2024 का साहित्य अकेडमी अवार्ड पोस्टुमसली यानी कि मरणोपरांत मिला है। सवाल यह है कि इनकी कौन सी ऐसी किताब थी जिसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला? तो एक होर अश्वत्थामा।
एक होर अश्वत्थामा, इसके लिए चमन अरोरा जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 2024 का पोस्टुमसली। ये कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ का, छोटी छोटी स्टोरीज़ की कलेक्शन है एक होर अश्वत्थामा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये नाम भी इंपॉर्टेंट है कि किसे मिला, चमन अरोरा जी को, और कौन सी बुक के लिए मिला ये भी इंपॉर्टेंट है, एक होर अश्वत्थामा। तो यहाँ पे दोनों ध्यान में रखना, सवाल पूछा सकता है। Who recently set a new national record in the 60-meter hurdles race? 60 मीटर हर्डल रेस में अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो तेजस शिरसे ने 60 मीटर हर्डल रेस में नया रिकॉर्ड बनाया है। इन विच इंडियन स्टेट वॉज प्रेजिडेंट्स रूल रिसेंटली इम्पोज्ड, अभी हाल ही में निम्नलिखित में से वो कौन सी स्टेट है जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा है? तो ये 7 सिस्टर स्टेट में एक स्टेट आती है। राइट आंसर क्या है? मणिपुर। आप सब जानते हैं मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा इथनिक क्लैशेस हमें देखने को मिल रहे हैं। मणिपुर क्यों जल रहा है, मणिपुर में क्या चल रहा है, इस सारे को मैंने अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया है, इसको जरूर देखेगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ज्वाइन ओपेक प्लस? ओपेक प्लस अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंट्री ने ज्वाइन किया है? तो ब्राज़ील ने ज्वाइन किया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओपेक क्या है, ओपेक के ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ओपेक प्लस क्या है, ओपेक प्लस कौन कौन से देशों से मिलकर बना, ब्राज़ील के कितने कच्चे भंडार हैं तेल के, ब्राज़ील कितना तेल का उत्पादन करता है, और ब्राज़ील क्यों अभी ओपेक प्लस का मेंबर बना। इस सारे टॉपिक को मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही कवर किया है, इसको जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से सवाल बन सकता है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हु टॉप ब्लूमबर्ग लिस्ट एशियाज रिचेस्ट फैमिली? अब एशिया से रिचेस्ट फैमिली कौन सी बनी है ब्लूमबर्ग के मुताबिक? तो ऑब्वियसली मुकेश अंबानी की जो फैमिली है वो एशिया की रिचेस्ट फैमिली बनी है, ये है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान इन 2025? अभी लेबनान एक देश है, उसके नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो उसके नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं नवाफ सलाम। ये हैं नवाफ सलाम जो कि नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं लेबनान के 2025 में। व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड एन वीरेन सिंह रेजिग्नेशन? अब ये मणिपुर के मुख्यमंत्री थे, इनका रेजिग्नेशन लिया गया, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। सवाल है कि इनका रेजिग्नेशन क्यों लिया गया? तो वहाँ पे 2 सालों से लगातार इथनिक वायलेंस मणिपुर में हो रही है और वो कंट्रोल नहीं हो रही है, तो इसलिए इनका रेजिग्नेशन ले लिया गया। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन ओडिशा इन फरवरी 2025? फरवरी 2024 में ओडिशा में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसके लिए एक स्कीम लॉन्च हुई है, उसका नाम क्या है? तो अंत्योदय गृह योजना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अंत्योदय गृह योजना वो स्कीम है जो ओडिशा में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए लॉन्च हुई है। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं वो यूपीएस और एनपीएस इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पेंशन का बेनिफिट भी मिलेगा, जहाँ पे 50% एवरेज बेसिक पे मिलेगी बिफोर रिटायरमेंट, जो 12 मंथ होंगे उसकी, और जो 25+ ईयर ऑफ सर्विस के हैं उनकी, यानी 25 साल से ज़्यादा जो सर्विस कर रहे हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द culinary क्राफ्ट एंड क्लिक्स मूड एंड मैजिक फेस्टिवल? निम्नलिखित में से वो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने culinary क्राफ्ट्स एंड क्लिक्स मूड्स एंड मैजिक इस फेस्टिवल को लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये वो मिनिस्ट्री है जिसने इस फेस्टिवल को culinary क्राफ्ट एंड क्लिक मूड्स एंड मैजिक इसे लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव का एम क्या है कि भारत का जो रिच कल्चर हेरिटेज है उसको शोकेस किया जाए फोटोग्राफी के माध्यम से, ट्रेडिशनल आर्ट के माध्यम से और फूड के माध्यम से। ये जो फेस्टिवल है ये कुछ की लोकेशन में होगा, जैसे कर्तव्य पथ है। अभी कर्तव्य पथ का नाम कर्तव्य पथ क्यों पड़ा है? राजपथ था पहले, अभी कर्तव्य पथ रख दिया गया। इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया, इसको जरूर देखिएगा, लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके साथ साथ अमृत उद्यान, अब इसको भी मैंने अच्छे से कवर किया है कि अमृत उद्यान इसका नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, इसकी हिस्ट्री क्या है, अंग्रेजों के साथ जुड़ी है इनकी हिस्ट्री, कर्तव्य पथ की भी और अमृत उद्यान की भी। तो इनको मैंने कवर किया, जरूर देखिएगा, लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैंने नई पार्लियामेंट को भी कवर किया है, हमारी नई पार्लियामेंट जो है उसको कवर किया है। नई पार्लियामेंट और ओल्ड पार्लियामेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उसको कवर किया है। नई पार्लियामेंट में एक फैकोल्ट पेंडुलम है उसको भी कवर किया है, सेंगोल है उसको भी कवर किया है। इन सारों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार जरूर देख लीजिएगा, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और एज एन इंडियन भी आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे जब कर्तव्य पथ पे और अमृत उद्यान में इन लोकेशन में ये फेस्टिवल को मनाया जाएगा तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे आर्टिसंस को, फोटोग्राफर्स को और जो फूड इंथ्यूसियास्ट हैं उन्हें फीचर किया जाएगा। इन विच ईयर डिड यूनेस्को ऑफिशियली प्रोक्लेम वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व्ड ऑन
13 फरवरी। अब सवाल यहाँ पे ये भी बन सकता है कि वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। ऑफिशियली यूनेस्को ने कौन से साल में प्रोक्लेम किया था कि 13 फरवरी को हम वर्ल्ड रेडियो डे मनाएंगे, तो 2011 में ऑफिशियली यूनेस्को ने प्रोक्लेम किया था कि 13 फरवरी को हम वर्ल्ड रेडियो डे मनाएंगे। विच रशियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रपोज द प्रोडक्शन ऑफ Su-57E इन इंडिया। निम्नलिखित में से वो कौन सी रशियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये प्रपोज किया है कि Su-57E को हम प्रोड्यूस करेंगे, इसकी प्रोडक्शन भारत में होनी चाहिए। तो रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ये वो कंपनी है, रशियन ऑर्गेनाइजेशन है, इसने प्रपोज किया है Su-57E की प्रोडक्शन इंडिया में करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। एक आता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे कंपाइल करती है, बनाती है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसका नाम आपने सुना भी होगा। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है उसको बताती है, उसको लॉन्च करती है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI को कंपाइल करने के लिए। विद द एडिशन ऑफ 10 न्यू कमोडिटीज़, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ नाउ अवेलेबल इन ई नाम। अभी हाल ही में ई नाम में 10 नई कमोडिटीज़ को ऐड किया गया है। तो अभी टोटल कितनी कमोडिटीज़ यहाँ पे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हो गई हैं, तो 231 टोटल एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हो गई हैं जो कि ई नाम में अवेलेबल हैं। पहले 221 हुआ करती थी, अभी हाल ही में 10 नई कमोडिटीज़ ऐड हुई हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट टू एड्रेस अटैक्स ऑन प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्टर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ कूप हुआ। सब जानते हैं शेख हसीना को भाग के आना पड़ा इंडिया में अपनी जान बचाने के लिए, नहीं तो वहाँ पे मरवा दिया जाता। उसके बाद वहाँ पे हिंदुओं को भी काफ़ी ज़्यादा मारा जा रहा है, हिंदू लड़कियों के रेप हो रहे हैं, और जो शेख हसीना की पार्टी के समर्थक थे उन्हें भी मारा जा रहा है। बेसिकली इस समय बांग्लादेश जो है वो एकदम कम्प्लीटली अनार्की बन चुका है। तो यहाँ पे सवाल है कि प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने कौन से ऑपरेशन को लॉन्च किया है, तो ऑपरेशन डेविल हंट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑपरेशन डेविल हंट को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। हालांकि अब ये कितना कारगर होता है कितना कारगर नहीं होता है ये तो समय ही बताएगा। ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है धर्म के नाम पे, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन के नाम पे। तो बेसिकली बांग्लादेश में अनार्की बन चुकी है जो कि हमने कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ई नाम। ई नाम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक यूनिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को क्रिएट करना, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ई नाम का। एवरी ईयर नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 12 फरवरी। व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2025। हर साल 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। तो सवाल है कि जो 2025 में मनाया गया नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी फ्रॉम आइडियाज़ टू इम्पैक्ट प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स। देखिए इस प्रकार के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, एक तो डेट पूछ ली जाती है कि कब मनाया जाता है और थीम भी पूछ ली जाती है, तो दोनों चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया जाता है, 12 फरवरी को। 2025 का जो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे था उसका थीम क्या था, फ्रॉम आइडियाज़ टू इम्पैक्ट प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रिसेंटली इंडिया हैड फाइनलाइज्ड एन एग्रीमेंट विद रशिया to acquire anti-ship cruise Club S missiles. This missile system was specifically designed for use in which platform? तो अभी हाल ही में भारत ने फाइनलाइज किया है एक एग्रीमेंट रशिया के साथ कि हम एक एंटी शिप क्रूज क्लब एस मिसाइल इसको हम रशिया से खरीदेंगे। अब यहाँ पे सवाल है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूज़ करने के लिए इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है, तो इसका राइट आंसर सबमरीन है। सबमरीन्स में इसको यूज़ किया जाएगा क्लब एस मिसाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन मेड अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी अबाउट द ड्रग रेजिस्टेंट सुपर बग एसिनेटोबैक्टर बाउमानी। अब देखिए एसिनेटोबैक्टर बाउमानी ये एक सुपर बग है ड्रग रेजिस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसको दवाई दी जाती है, लेकिन ये दवाई से मतलब किसी कोई भी ड्रग दी जाती है इसको मारने के लिए, लेकिन ये उसके लिए रेजिस्टेंट हो चुका है। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मतलब उस दवाई से ये पहले मर जाता था, अब ये नहीं मरता है, तो इसलिए इसको सुपर बग बोल दिया गया। एक बग नहीं है, ये सुपर बग है भाई, दवाइयों से भी नहीं मर रहा है, ड्रग से भी नहीं मर रहा है। तो अभी यहाँ पे इससे रिलेटेड एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी हुई है। तो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है जिसने करी है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूरकी, IIT रूरकी। इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सारों को आप PDF में जाके भी चेक कर सकते हैं, एक बार रिवाइज कर सकते हैं। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं अभी मेरे दिमाग में है तो मैं सोचा आपको याद दिला देता हूँ कि टेलीग्राम चैनल को एक बार ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी और जनवरी महीने के जो करंट अफेयर्स थे उसकी PDF भी मिल जाएगी। विच बैंक अपॉइंटेड डॉक्टर माधवन कुट्टी जी एज चीफ इकोनॉमिस्ट। निम्नलिखित में से वो कौन सा बैंक है जिसने डॉक्टर माधवन कुट्टी जी को चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया है? तो कैनरा बैंक ने अभी हाल ही में डॉक्टर माधवन कुट्टी जी को अपना चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया। वट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन इन हरियाणा। हरियाणा में एक कैंपेन की शुरुआत होती है, हर खेत स्वस्थ खेत, हर खेत जो है वो स्वस्थ रहे। इसका प्राइमरी गोल क्या है? इसका प्राइमरी गोल ये है कि हर एकड़ से सोइल सैंपल्स को कलेक्ट किया जाए और फार्मर्स जो हैं उन्हें सोइल हेल्थ कार्ड्स प्रोवाइड किए जाएं। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। हु वॉन द टाइटल ऑफ द टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट 2025? टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट हुई 2025 में, उसका टाइटल किसने वॉन किया? तो आर प्रगनंदा जी ने इसका टाइटल वॉन किया। ये हैं आर प्रगनंदा। अब देखिए ये चेस में ग्रैंड मास्टर हैं। इसके साथ साथ जैसे डी गुकेश हैं तो ये भी ग्रैंड मास्टर हैं। तो अब सवाल है कि चेस में ये ग्रैंड मास्टर कैसे बनते हैं, इनकी पूरी प्रोसेस क्या होती है। इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, इसको जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से विस्तार से समझाया है कि पूरी क्या प्रोसेस होती है किसी भी चेस के प्लेयर की ग्रैंड मास्टर बनने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में अभी हाल ही में डिप्टी सेक्रेटरी निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो मृत्युंजय श्रीकंथन जो हैं ये डिप्टी सेक्रेटरी बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में। विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर्स योगा अवार्ड 2025? प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड 2025 निम्नलिखित में से कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कर रही है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है जो प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड 2025 को ऑर्गेनाइज कर रही है। विच इंस्टीट्यूशंस साइंड एन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू स्ट्रेंथन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में साइंस और टेक्नोलॉजी की कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए कौन से दो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने अभी हाल ही में MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है CSIR एंड नास्ट। CSIR की फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नास्ट है नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन दो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस ने MOU साइन किया है भारत और नेपाल के बीच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। विच न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म है सेबी रिसेंटली लॉन्च? अभी हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको सेबी ने लॉन्च किया है? तो मित्रा को अभी हाल ही में सेबी ने लॉन्च किया है। इन विच कंट्री वॉज इंडियाज न्यू कॉन्सुलेट रिसेंटली इनॉग्रेटेड? भारत का नया कॉन्सुलेट अभी हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से देश में इनॉग्रेट हुआ है? तो फ्रांस में अभी हाल ही में भारत का नया कॉन्सुलेट इनॉग्रेट हुआ है। कॉन्स्टेंटिन टसोलस हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? निम्नलिखित में से कौन सा वो देश है जहां के नए प्रेसिडेंट अभी हाल ही में कॉन्स्टेंटिन टसोलस बने हैं? तो राइट आंसर क्या है? ग्रीस। ये है कॉन्स्टेंटिन टसोलस, ये अभी ग्रीस के नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। वेयर विल द नेक्स्ट AI समिट बी हेल्ड? अगला जो AI समिट है ये कहाँ पे होगा? तो ये ऑप्शन डी इंडिया में होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगला AI समिट इंडिया में होने वाला है। हु रिसेंटली वॉन द नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल? स्नूकर की जब भी बात आती है तो भारत का एक ही बहुत बड़ा प्लेयर है, नाम है ऑप्शन बी पंकज अडवाणी। तो अभी हाल ही में नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? पंकज अडवाणी जी ने जीती है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट चेन्नई ओपन 2025 टेनिस रिसेंटली? चेन्नई ओपन 2025 में अभी हाल ही में मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो कीरियन जैकट। ये हैं कीरियन जैकट, इन्होंने अभी हाल ही में चेन्नई ओपन 2025 में मेंस सिंगल का टाइटल जीता है। वेयर इज़ द 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम बीइंग हेल्ड? अभी हाल ही में 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम कहाँ पे हुआ है? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली में हुआ है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 4000 इंटरनेशनल रन्स अगेंस्ट इंग्लैंड? इंग्लैंड के खिलाफ 4000 इंटरनेशनल रन्स बनाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? विराट कोहली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विद विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्यूवेरिन? इक्यूवेरिन नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज भारत निम्नलिखित में से कौन से देश की मिलिट्री के साथ करता है? तो मालदीव्स के साथ करता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी इस साल 2025 में इस एक्सरसाइज का 13th एडिशन हुआ है इंडिया और मालदीव के बीच में।
इसको MNDF कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर जो कि माफिला फूशी मालदीव्स में है, यहाँ पे होस्ट किया गया। विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्फ्रेंस। निम्नलिखित में से वो कौन से मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया। राइट आंसर ऑप्शन डी है भूपेंद्र यादव। ये हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने अभी हाल ही में वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया। हु इनॉग्रेटेड द आदि महोत्सव 2025 इन न्यू दिल्ली। निम्नलिखित में से वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने न्यू दिल्ली में आदि महोत्सव को इनॉग्रेट किया? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, पहली ट्राइबल महिला हैं, पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आदि महोत्सव को इनॉग्रेट किया। द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखिएगा, लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्या है ये? हमारे भारत की प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर्स हैं, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को मैंने काफ़ी अच्छे से इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में कवर किया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, जाइए मेरी प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी, वहाँ आपको पॉलिटी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। अभी यहाँ पे न्यू दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है, यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है आदि महोत्सव 2025। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ये जो फेस्टिवल है ये 600 ट्राइबल आर्टिस्ट को फीचर करेगा, 500 परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को फीचर करेगा और 25 फूड स्टॉल्स को फीचर करेगा। और ये 25 फूड स्टॉल जो हैं यहाँ पे 30 से ज़्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के जो खाना है वो बताया जाएगा, शोकेस किया जाएगा। इन विच इंडियन स्टेट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर रिसेंटली अप्रूव। अभी हाल ही में निम्नलिखित में से वो कौन से स्टेट है जहाँ पे भारत का पहला वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर अप्रूव हुआ है? तो मध्य प्रदेश में भारत का पहला वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर अप्रूव हुआ है। इसको मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट के गोविंदगढ़ में इस्टेब्लिश किया जाएगा। इस इनिशिएटिव का एम क्या है कि वाइट टाइगर्स को कंजर्व किया जा सके, जो कि रेयर वेरिएंट है बंगाल टाइगर का। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेटेड। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो न्यू दिल्ली में अभी हाल ही में भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेट हुआ है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अभी हाल ही में IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की 150 साल की जर्नी को मार्क करने के लिए इस म्यूजियम को इनॉग्रेट किया है। फॉर हाउ मेनी मंथ्स हैज़ वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर जैनिक सिनर बीन सस्पेंडेड बाय वाडा। वाडा के द्वारा जो वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर है जैनिक सिनर, इसको अभी हाल ही में सस्पेंड किया गया है। सवाल है कितने महीने के लिए? तो 3 महीने के लिए इसको अभी हाल ही में सस्पेंड किया गया है। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन बी, कंजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। जो 1 करोड़ से ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको कंजर्व किया जाए और उनकी डॉक्यूमेंटेशन की जाए। ओवर विच रिवर डिड यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल रिसेंटली इनॉग्रेटेड एन इनलैंड वाटरवे टर्मिनल। अभी हाल ही में निम्नलिखित में से वो कौन सी रिवर है जिसके ऊपर हमारे यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने इनलैंड वाटरवे टर्मिनल को इनॉग्रेट किया? तो ब्रह्मपुत्रा के ऊपर इनलैंड वाटरवे टर्मिनल को अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। ब्रह्मपुत्रा जो है वो भारत में तिब्बत से होते हुए आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज कंडक्टिंग द 6th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्डियन विद विच कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सा वो देश है जिसके साथ भारत अभी हाल ही में धर्म गार्डियन, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसका 6th एडिशन कंडक्ट कर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है जापान। ये है जापान का मैप। यहाँ पे ये सफ़ेद कलर का इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, ये है मैप। यहाँ पे ये वाइट कलर है, ये रेड कलर है, रेड कलर का ये सर्कल है, बाकी वाइट कलर का है, ये होता है जापान का मैप। जापान के साथ मिलकर धर्म गार्डियन का 6th एडिशन जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको भारत कंडक्ट कर रहा है। व्हेन इज़ वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। हर साल वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इस साल जो 2025 में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। ये इसकी थीम है, यूनाइटेड बाय यूनिक। और ये क्या इम्फेसाइज करता है? पर्सनल केयर को इम्फेसाइज करता है, जो भी इंडिविजुअल नीड में है, यानी जिस बेचारे को भी कैंसर है, भगवान ऐसी बीमारी किसी को भी ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच इंस्टीट्यूशन हैज़ ट्रीफेड फॉर्म्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू फैसिलिटेट ट्राइबल बिजनेसेस। निम्नलिखित में से वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ मिलकर ट्रीफेड ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बनाया है, फॉर्म किया है, ताकि जो ट्राइबल बिजनेस है उसको फैसिलिटेट किया जा सके? ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ट्रीफेड ने मीशू, IFCA और एमगिरी इनके साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई है ताकि जो ट्राइबल बिजनेसेस हैं उन्हें फैसिलिटेट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच प्राइज मनी हैज़ बीन अनाउंस्ड फॉर द विनर ऑफ द ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025। कितना प्राइज मनी अनाउंस किया गया
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विनर्स के लिए $2.24 मिलियन US, which app has been recently launched by central government to provide healthcare assistance to Indian Hajj pilgrims। अब हज होता है, जो मुस्लिम हमारे भाई बहन हैं वो जाते हैं हज के लिए सऊदी अरेबिया में। तो सऊदी अरेबिया में जो हज पिलग्रिम्स जाते हैं उनके हेल्थ केयर असिस्टेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन से ऐप को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? हज सुविधा ऐप। हज में जो गए हैं उनको सुविधा प्रोवाइड करने की ऐप, हज सुविधा ऐप। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे इसका एम क्या है कि मेडिकल असिस्टेंस और हेल्थ केयर सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाए इंडियन पिलग्रिम्स को हज जर्नी के दौरान। हु हैज़ लॉन्च द चंद्रयान से चुनाव तक इनिशिएटिव? चंद्रयान से चुनाव तक इनिशिएटिव इसको निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लोगो। ये एक इनोवेटिव कैंपेन है जिसका एम है कि जो वोटर्स है उन्हें इंगेज किया जाए इंडिया की स्पेस अचीवमेंट के साथ जोड़ के, और उसको चंद्रयान मिशन की जो सक्सेस थी उसके साथ जोड़ के। विच न्यू वीज़ा कैटेगरी हैज़ द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च फॉर द फॉरेन नेशनल्स? जो फॉरेन नेशनल्स हैं, विदेशों में जो लोग रहते हैं, उनके लिए हमारे भारत की सरकार ने अभी हाल ही में एक नए तरीके की वीज़ा कैटेगरी को लॉन्च किया है। क्या नाम है? आयुष वीज़ा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। वेयर वाज द नीलिट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर चिप डिज़ाइन इनॉग्रेटेड? अभी हाल ही में नीलिट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर चिप डिज़ाइन इसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो इसको नोएडा, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, नोएडा में इनॉग्रेट किया गया है। ये जो इनिशिएटिव इसका एम है कि भारत की जो कैपेबिलिटीज़ है सेमीकंडक्टर के डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए उसको इन्हेंस किया जाए, पर्टिकुलरली VLSI टेक्नोलॉजी में। हु हैज़ बीन रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में अभी हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से प्लेयर को इंडक्ट किया गया है, इंक्लूड किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, माइकल बेवन जो हैं ये अभी हाल ही में प्लेयर बने हैं जिनको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। विच इंडियन अमेरिकन म्यूजिशियन हैज़ रिसेंटली वॉन द ग्रैमी अवार्ड 2025? निम्नलिखित में से वो कौन से इंडियन अमेरिकन म्यूजिशियन हैं जिनको अभी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड मिला है? तो चंद्रिका टंडन ये हैं, चंद्रिका टंडन, इन्हें अभी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद होम हैज़ फिक्की पार्टनर टू इनहेंस इंटरनेशनल अर्बन कोऑपरेशन? निम्नलिखित में से वो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिलकर फिक्की ने पार्टनरशिप करी है इंटरनेशनल अर्बन कोऑपरेशन को इनहेंस करने के लिए? तो एक्सपो सिटी दुबई, राइट आंसर ऑप्शन बी है। एक्सपो सिटी दुबई के साथ मिलकर फिक्की ने अभी हाल ही में पार्टनरशिप करी ताकि जो इंटरनेशनल अर्बन कोऑपरेशन है उसे इनहेंस किया जा सके। विच मेंस कबड्डी टीम वॉन द टाइटल एट द 30th नेशनल गेम? 30th नेशनल गेम में कौन सी कबड्डी टीम, मेंस कबड्डी टीम जीती? तो चंडीगढ़ की कबड्डी टीम जीती, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विद होम हैज़ IICA साइंड एन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टू इनहेंस डीकार्बनाइजेशन कैपेसिटी? डीकार्बनाइजेशन कैपेसिटी को इनहेंस करने के लिए IICA ने अभी हाल ही में किसके साथ MOU साइन किया? तो CMAI के साथ MOU साइन हुआ है। इसके फुल फॉर्म है कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड इसरो लॉन्च द लेटेस्ट वर्जन ऑफ फीस्ट 2025? फीस्ट 2025 का लेटेस्ट वर्जन अभी हाल ही में इसरो ने कहाँ लॉन्च किया है? तो IIT हैदराबाद में लॉन्च किया है। फीस्ट का क्या फुल फॉर्म है? फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये एक सॉफ्टवेयर है। कहाँ इसका लेटेस्ट वर्जन इसरो ने लॉन्च किया? IIT हैदराबाद में। वट इज़ द न्यू नेम ऑफ द ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम गिवन बाय द इंडियन आर्मी? तो इंडियन आर्मी की जो ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर था फोर्ट विलियम, उसका नया नाम क्या दिया गया है? तो विजय दुर्ग उसका नाम रखा गया है। पहले फोर्ट विलियम था, अंग्रेजों का नाम था, अभी हम इसको चेंज कर रहे हैं, नाम अपना भारत का रखा गया विजय दुर्ग। वट इज़ द न्यू रेपो रेट आफ्टर द रिसेंट कट बाय RBI? RBI ने भी हाल ही में रेपो रेट में कट किया है। तो अभी नई रेपो रेट क्या रखी गई है? तो ऑप्शन बी 6.25 6.25% नई रेपो रेट जो है वो RBI ने रखी है। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट एट द 38th नेशनल गेम? जो 50 मीटर राइफल इवेंट में 38 नेशनल गेम में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो नीरज कुमार ने जीता, ये है नीरज कुमार, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु इनॉग्रेटेड द नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो रिसेंटली? अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो निम्नलिखित में से किसने इनॉग्रेट किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया जी ने। दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो डीलक्स 2025 इज़ ऑर्गेनाइज इन कोलैबोरेशन विद विच मिनिस्ट्री? अभी ये दिल्ली का जो इंटरनेशनल लेदर एक्सपो है 2025 में, इसको निम्नलिखित में से कौन से मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन में ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके साथ कोलैबोरेशन में से ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये थे दोस्तों फेब महीने से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यहाँ पे मैंने जिन भी वीडियोज़ के बारे में आपको बताया है उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट
चीज़, इस वीडियो के जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। वो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे एक बार उसको जरूर देखिएगा, उसको डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िएगा और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है इस प्रकार की इतनी बड़ी वीडियो बनाने में। थोड़ी सी भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अच्छा सा कमेंट करिएगा। कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या कमी लगी है, कैसे चीज़ें मेरे को सुधारनी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली आपकी बातों को सुनूंगा, समझूंगा और अपने आप को सुधारने का प्रयास करूंगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टिप्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।